पवन और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक अपील आपसे है कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है, इसे आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब शुरू करते हैं बुलेटिन। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि उन्हें भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बताकर पासपोर्ट नहीं दिया गया। महबूबा ने कहा कि पासपोर्ट कार्यालय ने सीआईडी की रिपोर्ट के आधार पर उनका पासपोर्ट जारी करने से इनकार कर दिया है। महबूबा ने कहा कि अगस्त 2019 के बाद से कश्मीर में सामान्य स्थिति के नाम पर यही हासिल किया गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री का पासपोर्ट देश की संप्रभुता के लिए खतरा बन गया है। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर राज्य को 2 हिस्सों में बांटने के दौरान महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला सहित कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था और तीनों को लंबे वक्त तक हिरासत में रहना पड़ा था। केरल विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान इडुक्की के पूर्व सांसद जॉयस जॉर्ज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। जॉयस जॉर्ज सोमवार को एलडीएफ के उम्मीदवार एमएम मणि के लिए प्रचार कर रहे थे, तभी उन्होंने ये टिप्पणी की। जॉर्ज ने कहा, राहुल गांधी का कार्यक्रम ये होता है कि वह केवल महिलाओं के कॉलेज जाएंगे, वह वहां जाएंगे और लड़कियों को झुकना सिखाएंगे। बच्चों, आप उनके सामने नहीं झुके हैं क्योंकि वो कुंवारे हैं। जॉर्ज की इस टिप्पणी पर केरल में विपक्ष के नेता रमेश चेन्नीथला ने आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बयान के खिलाफ पूरे राज्य में प्रदर्शन करेगी। उन्होंने मांग की कि पूर्व सांसद को उनके इस बयान के लिए गिरफ्तार किया जाना चाहिए। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं और अपने गठबंधन की जीत के लिए केरल में जोर लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले से शर्मसार करने वाला वाकया सामने आया है। यहां 16 साल की बलात्कार पीड़िता लड़की की गांव में अभियुक्त के साथ परेड निकाली गई और भीड़ ने इन दोनों को पीटा। भीड़ ने इन दोनों को एक रस्सी से बांध दिया और गांव की गलियों में घुमाया। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। भीड़ ने पीड़िता को बलात्कारी के साथ पूरे गांव में चलने के लिए मजबूर किया। ये भी बताया जा रहा है कि पीड़िता के घर वाले भी इस भीड़ में शामिल थे। 8 चरणों में होने वाले पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में आज दूसरे चरण के प्रचार का अंतिम दिन है। दूसरे चरण में नंदीग्राम सीट पर भी मतदान होना है। इस सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार में मंत्री रहे और अब बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के बीच सीधा मुकाबला है। ममता मंगलवार को नंदीग्राम में व्हील चेयर पर रोड शो कर रही हैं। उन्होंने सोमवार को भी कई किलोमीटर लंबा रोड शो किया और लोगों से वोट मांगे। दूसरी ओर शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो चल रहा है। दूसरे चरण का मतदान 1 अप्रैल को होना है। बंगाल में 8 चरणों में मतदान होगा और 2 मई को नतीजे आएंगे। इस दिन बाकी 4 चुनावी राज्यों के भी नतीजे आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की अहमदाबाद में हुई कथित मुलाकात के बाद से महाराष्ट्र में ये बात लोगों की जुबान पर है कि क्या महाराष्ट्र में भी ऑपरेशन लोटस चलने जा रहा है। बता दें कि मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों के बाद राज्य की सियासत में जबरदस्त गहमागहमी है। इसी बीच शरद पवार की अमित शाह के साथ हुई कथित मुलाकात के बाद ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या पवार अब बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे। नवंबर 2019 में भी ऐसी ही चर्चा चली थी कि बीजेपी और एनसीपी मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना सकते हैं। पवार के साथ हुई मुलाकात को लेकर जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सब कुछ सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। मतलब कि शाह ने भी मुलाकात की बात से इनकार नहीं किया है। ये बात इतनी बढ़ गई है कि एनसीपी और शिवसेना को आगे आकर मुलाकात का खंडन करना पड़ा। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि शरद पवार और अमित शाह के बीच अहमदाबाद या कहीं भी कोई गुप्त बैठक नहीं हुई है और इसे लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। दूसरी ओर एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने भी मुलाकात की खबर का खंडन किया है। मलिक ने कहा कि ये पूरी तरह से झूठी जानकारी है जो कुछ लोगों ने भ्रम पैदा करने के लिए जानबूझकर फैलाई है।
मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर से बरामद स्कॉर्पियो से विस्फोटक मिलने के मामले में एनआईए के हाथ एक बड़ा सबूत लगा है। एंटीलिया के बाहर एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की जांच के दौरान ये पता चला है कि 25 फरवरी को स्कॉर्पियो खड़ी करने के बाद सचिन वाजे उसमें धमकी भरा लेटर डालना भूल गया था। ये बात खुद सचिन वाजे ने एनआईए के अधिकारियों को पूछताछ में बताई है। दरअसल कुछ दूर जाने के बाद वाजे को ये पता लगा कि वो धमकी भरा लेटर स्कॉर्पियो में रखना भूल गया है। इसके बाद वो फिर से मौके पर पहुंचा और स्कॉर्पियो में लेटर को रखा और उसकी यही करतूत उसके जी का जंजाल बन गई। एनआईए के सूत्रों की माने तो वाजे से यहीं पर चूक हुई। स्कॉर्पियो में लेटर रखने के दौरान और वहां से निकलने के दौरान वो पास की एक दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वाजे ने उस समय सफेद रंग का ढीला कुर्ता पायजामा पहना था और सिर को रुमाल से ढका हुआ था। एनआईए वाजे से लगातार पूछताछ कर रही है। बीते 24 घंटों में कोरोना की रफ्तार पर थोड़ा ब्रेक तब लगा जब संक्रमण के मामलों का आंकड़ा 60,000 से नीचे रहा। हालांकि जो नया आंकड़ा है वो भी चिंतित करने वाला ही है। बीते 24 घंटों में संक्रमण के 56,211 नए मामले सामने आए और 271 लोगों की मौत हुई। इससे पहले दिन संक्रमण के 68,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। महाराष्ट्र में भी बीते दिन के मुकाबले संक्रमण के मामले कम आए और ये आंकड़ा 31,643 रहा, जबकि बीते दिन ये आंकड़ा 40,414 था। महाराष्ट्र में अब तक 54,283 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो गई है। महाराष्ट्र में हर दिन 1.5 लाख से ज़्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हरियाणा और राजस्थान से बढ़े हुए मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने को लेकर ठाकरे सरकार पूरी तरह तैयार है और इस बारे में अफसरों को जरूरी तैयारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। म्यांमार में फौज के तख्तापलट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ऐसे प्रदर्शनकारी जो फौज की दमनकारी कार्रवाई से जान बचाने के लिए भारत आ सकते हैं, उनके लिए मणिपुर सरकार की ओर से एक फरमान जारी किया गया था। मणिपुर की बीजेपी सरकार ने अफसरों से कहा था कि वे म्यांमार से आने वाले शरणार्थियों के लिए रहने और खाने का इंतजाम न करें, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इसकी आलोचना होने पर राज्य सरकार ने यह आदेश वापस ले लिया है। राज्य सरकार के गृह विभाग ने कहा है कि उनके आदेश की गलत ढंग से व्याख्या की गई। यह आदेश चंदेल, टेंग नौपाल, कामजोंग, उखरुल और चुराचांदपुर जिलों के उपायुक्तों को जारी किया गया था और उनसे कहा गया था कि वे म्यांमार के नागरिकों के भारत में अवैध रूप से घुसपैठ को लेकर उचित कार्रवाई करें। सरकारी आदेश में यह कहा गया था कि हालांकि गंभीर रूप से घायल लोगों का मानवीय आधार पर इलाज किया जाए। मणिपुर सरकार ने अफसरों के साथ ही सामाजिक संगठनों से भी कहा था कि वे इन लोगों के लिए किसी तरह के कैंप न लगाएं और न ही उन्हें भोजन पानी उपलब्ध कराएं। कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहे महाराष्ट्र में लॉकडाउन को लेकर सियासत होने लगी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी सरकार में सहयोगी एनसीपी और विपक्षी दल बीजेपी इसके विरोध में है। महाराष्ट्र में बीते कुछ दिनों से लगातार 30,000 से ज़्यादा केस आ रहे हैं और बीते दिन यह आंकड़ा 40,000 को पार कर गया था। इसी को देखते हुए उद्धव ठाकरे ने अधिकारियों को पूर्ण लॉकडाउन के लिए तैयारियों की समीक्षा करने को कहा था। मुख्यमंत्री का कहना था कि राज्य में लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा है कि अगर लोग नियमों का पालन करें तो लॉकडाउन को टाला जा सकता है। महाराष्ट्र बीजेपी का कहना है कि कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन कोई उपाय नहीं है और इसे लगाने का विरोध किया जाएगा। हालांकि अभी पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में नगर पालिका परिषद में सोमवार को हुए आतंकी हमले में 2 पार्षदों की मौत हो गई है। इस आतंकी हमले में 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हमले में एक जवान भी शहीद हो गया था। नगर पालिका परिषद के ऑफिस में पार्षदों की मीटिंग पर आतंकी हमला हुआ था। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फोर्स ने ली है। सोपोर में जिस जगह ये आतंकी हमला हुआ उसके पास में ही एक स्कूल भी है। हमले के कारण बच्चे भी काफी देर तक स्कूल में फंसे रहे और उनके माता पिता इससे बेहद परेशान रहे।
महाराष्ट्र के नांदेड़ में पुलिसकर्मियों पर हमले की घटना हुई है। इस हमले में 4 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया गया है कि कोरोना संक्रमण के चलते सिख समुदाय के लोगों को होली के दिन जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। इसी बात से नाराज होकर कुछ सिखों की भीड़ गुरुद्वारे से निकलकर पुलिसकर्मियों पर टूट पड़ी और उन्होंने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया और उनकी गाड़ियां भी तोड़ दी। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 18 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अभी तक की खबरों के लिए बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।